Hi guys, welcome back to Logiri. We are going to discuss the weekly legal current affairs from 8 June 2021 till 14 June 2021. इस वीडियो के अंदर हम नॉर्मली इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स डिस्कस करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ है उसको डिस्कस करते हैं हम, चाहे वो कोई एक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई न्यूज़ हो जिसके अंदर लॉ से रिलेटेड बात करी जा रही है। तो ये वीडियो किसको देखनी चाहिए? अगर आप एक एडवोकेट हैं, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आप हमेशा अपडेटेड रहें कि चल क्या रहा है, जो कि आपको रहना चाहिए। बिकॉज एज एन एडवोकेट, एज अ लॉ स्टूडेंट, अगर आप अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता रहता है कि कौन से न्यू लॉज आए हैं, क्या अमेंडमेंट हुई है, तो आपको वो हमेशा हेल्प करता है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जैसे जुडिशरी, क्लैट, चाहे वो क्लैट एलएलबी है, चाहे वो क्लैट एलएलएम है, या एलएलएम इन जर्नल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या यूपीएससी की किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, लॉ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। बिकॉज मैं सब कुछ रिसर्च करके आपको बताती हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाती हूँ, डाउनलोडेबल फ्री पीडीएफ्स जजमेंट्स के, बेयर एक्ट के, और जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उनके, सो दैट आप वो डाउनलोड कर स्टडी कर सकते हैं। ये सब कुछ मेरी वेबसाइट www.logiri.com पर अवेलेबल होता है। ओके, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Government will revert to centralized procurement of vaccines. जब हमने पिछली वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने क्या प्रोग्राम्स डिस्कस किए थे? यूनिवर्सल और लिबरलाइज्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो अब किस पे आ गए हम वापस से? यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे, राइट। वो वाला जो डिसीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर, प्लीज़ वो पिछली वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पीएम ने क्या कहा है? सेंटर विल प्रोवाइड वैक्सीन फॉर फ्री टू ऑल एडल्ट फ्रॉम जून 21। 21 जून से फ्री वैक्सीनेशन फॉर ऑल एडल्ट अवेलेबल होगी, राइट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी announced that India would revert to a system of centralized procurement of vaccines against COVID-19, with free vaccines to be provided for the age group 18 to 44, as well as with 25% of procurement kept open for private sector। मतलब 25% वैक्सीन्स जो हैं वो अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो प्रिक्योर कर सकते हैं। द सिस्टम विल बी ऑपरेशनलाइज फ्रॉम जून 21। तो वैक्सीनेशन जो है वो 18 टू 44 एज ग्रुप के लिए भी फ्री में अवेलेबल है, एंड प्लस 25% किस क्या है? प्रिक्योरमेंट केप्ट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्लीज़ ये नोट कर लीजिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट। अ कैप ऑफ ₹150 ऑन द अमाउंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैन चार्ज ओवर द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द वैक्सीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मतलब ₹150 ही ऊपर से वो ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ऑपरेशन ओलिविया इनिशिएटेड इन द अर्ली 1980s helps protect olive ridley turtles as they congregate along। congregate मतलब come along together, मतलब बहुत सारा झुंड आ जाता है, come along the Orissa coast for breeding and nesting from November to December। Now you need to remember the name of the operation, when it started, ठीक है, for what it is, for protection of olive ridley turtles, right। Now they come along the Orissa coast। Optimal results round-the-clock surveillance is conducted from November till May, utilizing Coast Guard assets to protect 3.49 lakh turtles that laid eggs along the Odisha coast। तो नवंबर से लेकर मई तक ये लोग उनकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनके एग्स को, because somewhat they are vulnerable। They are listed as vulnerable under the International Union for Conservation of Nature's Red List। Olive ridley are vulnerable. That is why this protection has been provided to them. All 5 species of sea turtles found in India are included in Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972 and in the Appendix 1 of the Convention of International Trade in Endangered Species of Wildlife, Fauna and Flora, which prohibits trade in turtle products by signatory countries। So ठीक है ना, तो turtle products में trade करना मना है, it is prohibited।
Now the question is that if a species is included in Schedule 1 of Indian Wildlife Protection Act 1972, what it means? It means that the species need rigorous protection. They are endangered species that need rigorous protection, right? So that is something that you need to keep in mind. These are endangered species and they need rigorous protection, and that is why Operation Olivia is there to protect them, to protect their eggs in every possible way, because they are somewhat endangered species that need rigorous protections, right? Protection is granted from poaching, killing, trading, and so on and so forth. Okay. Draft rules released by Supreme Court E-Committee for live streaming and recording court proceedings propose a 10-minute delay. So the E-Committee of Supreme Court has proposed live streaming and recording of court proceedings. But they propose that there should be a 10-minute delay in transmission and exclusion. Exclude करे जाएंगे कुछ cases, जैसे कि जो communally sensitive cases हैं, जो sexual offenses से relate करते हैं, gender violence से relate करते हैं, gender violence against women से relate करते हैं, ऐसे ऐसे जो cases हैं इनकी live streaming नहीं होगी, right? The rules are part of the National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology in Judiciary. Important. Please make a note of the same. Now, the Apex Court has invited inputs and feedbacks from various high courts on the draft model rules for live streaming एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स. ये अभी ड्राफ्ट मॉडल रूल्स है, इसमें चेंजेस लेकर आए जाएंगे, जो भी सजेशंस होंगी और जो ठीक लगेगा कोर्ट को, कमिटी को. इन दिस लेटर जस्टिस चंद्रचूड सेड द राइट टू असेस टू जस्टिस. नाउ you need to remember that Justice Chandrachud is the head of the E-Committee. He is the one who is heading the E-Committee of Supreme Court. This is a very important question. Please make a note of it. Right, what he said, right to access to justice guaranteed under Article 21 of the Constitution encompasses the right to access live court proceedings. उन्होंने कहा कि जो Article 21 है उसके अंदर right of access to justice के अंदर included है right to access live court proceedings. ये भी important है, please make a note of the same. जो रूल्स है वो कैसे होने चाहिए, मेन एम क्या है कि वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं बिटवीन व्हाट राइट टू इंफॉर्मेशन, असेस टू इंफॉर्मेशन एंड कंसर्न्स ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है ना, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहते हैं प्लस जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस करना चाहते हैं. ऐसे रूल्स होने चाहिए कि लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले और किसी की राइट टू प्राइवेसी भी वायलेट ना हो. ठीक है ना, या कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो. फॉर एग्जाम्पल मैट्रिमोनियल केसेस भी एक्सक्लूड कर दिए गए हैं. केसेस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पॉस्को एंड अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइव स्ट्रीम. ये एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं. द बेंच कैन एग्जेम्प्ट फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस इट कंसिडर्स एंटीथेटिकल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. जो लगता है उन्हें कि वो फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वो राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करके वो केसेस भी एक्सक्लूड कर सकते हैं जो उनको लगता है कि ये नहीं लाइव स्ट्रीम होने चाहिए. राइट, द फाइनल डिसीजन एज टू वेदर और नॉट टू अलाउ द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग और एनी पोर्शन देयर ऑफ विल बी ऑफ द बेंच. ठीक है, ये डिसीजन बेंच को भी दिया गया है कि अगर बेंच को लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव केस है ड्यू टू एनी रीजन एंड वो एक्सक्लूड कर सकते हैं पूरे केस को या किसी पोर्शन को, पर्टिकुलर पोर्शन को. However, it will be guided by the principle of an open judicial process. The rule said personal information such as date of birth, home address, identity, card number, bank account information, and the personal information of related parties such as close relatives, witness, and other participants will be deleted or muted. ठीक है ना, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी म्यूट कर दी जाएगी या फिर डिलीट कर दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है. ये ड्राफ्ट रूल्स हैं, अभी फाइनल रूल्स आएंगे. ओके. Protect LGBTQIA plus community, said Madras High Court. Now what happened? This case is of great importance because the Madras High Court judge, he said that to understand LGBTQIA community, I need to attend some sessions wherein I should be told about them. He also met some of the members, or I think one member of LGBTQIA community, to understand them. He said, before I can give a decision, before I can write down an order, I need to understand the community. I need to get to know that what it is, because he said I am not aware of it, and to give a decision I need to understand it. So this is a very
big step. An honorable judge thought that he should understand about the community and he will be in a position to give any judgment. And in his order, he has laid down certain rules and regulations and even asked Center that there should be a law to protect LGBTQIA community. What the judgment says: framing of guidelines and issue of directions for proper recognition of the rights of LGBTQIA plus community and to ensure their safety and security to lead a life chosen by them. ठीक है ना? डायरेक्शंस, गाइडलाइंस फ्रेम होनी चाहिए, डायरेक्शंस इशू होनी चाहिए फॉर प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट्स ऑफ LGBTQIA community and to ensure their safety and protection, right? On receipt of any complaint regarding a girl, a woman, man, missing cases which upon inquiry or investigation is found to involve consenting adults belonging to LGBTQIA plus community shall upon receipt of their statements close the complaint without subjecting them to any harassment. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ये वाले केस के अंदर पहले पढ़ लेते हैं. द इंटरिम ऑर्डर्स वर पास्ड ऑन अ रिट पिटिशन फाइल्ड बाय 2 young women who had fled from Madurai to Chennai because their parents were opposed to their relationship. 2 लड़कियां जिन थी जो आपस में रिलेशनशिप में थी और उनके पेरेंट्स उनके रिलेशनशिप को अपोज कर रहे थे, वो भागकर मदुरई से चेन्नई आ गई. आफ्टर डायरेक्टिंग द मदुरई पुलिस टू keep their hands off the issue, Justice Venkatesh decided to pen down an elaborate judgment on the subject at the request of the petitioner's counsel. सो बेसिकली उन्होंने कहा कि पुलिस के पास अगर कोई भी ऐसा केस आता है जिसके अंदर जो एडल्ट्स हैं, कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ हम अपनी मर्जी से भाग कर आए हैं और हम इनके साथ रहना चाहते हैं या इसके साथ रहना चाहते हैं, तो पुलिस वो क्लोज कर देगी केस और उनको हैरास नहीं करेगी. राइट नाउ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू एनलिस्ट नॉन गवर्नमेंटल NGOs organizations, they would list non-governmental organizations, NGOs that could provide counseling, monetary support, legal assistance and protection to them until a law could be enacted to protect them. Union Ministry of Social Justice and Empowerment है वो लिस्ट देगी NGOs की जो इन कपल्स को, जो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर सके टिल द टाइम इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं इनैक्ट किया जाता. राइट एंड काउंसिल करने के लिए, उनके पेरेंट्स को समझाने के लिए. एंड इवन इस केस के अंदर जो बच्चों के पेरेंट्स थे, जो 2 लड़कियों के पेरेंट्स थे, उनको समझाया गया कि आपको अपने बच्चों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, विच वॉज इफेक्टिव टू सम एक्सटेंट. ठीक है ना? एनी पर्सन हु फेस्ड एन इशू बिकॉज ही शी दे बिलोंग टू LGBTQIA plus community could approach any of the enlisted NGOs for safeguarding their rights, the judge said. Okay, it was also ordered that NGOs in consultation with the ministry should maintain confidential records of such persons who approach them and the aggregate data to be submitted to the ministry. तो एक डाटा भी बनाया जाए, ठीक है ना, कि कैसे कितने लोग क्या है कैसा है. ओके, मेकिंग इट क्लियर दैट द विक्टिम्स शुड बी प्रोवाइडेड need based relief. The court said the NGOs should also coordinate with the police with respect to offences committed against them. कोई ऑफेंस और नीड बेस्ड रिलीफ तो प्रोवाइड करना ही है इनको, प्लस अगर कोई इनके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो NGOs पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे. द कोर्ट फर्दर ऑर्डर दैट अप्रोप्रिएट चेंजेस टू बी मेड इन द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट शॉर्ट स्टे होम्स, आंगनवाड़ी शेल्टर्स, गरिमा गृह शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस फॉर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, फूड, मेडिकल केयर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज टू दोज फ्रॉम द कम्युनिटी इन नीड ऑफ सच असिस्टेंस. तो ये जो ऑर्डर है ये पास किया गया. तो ये सारी गाइडलाइंस दी गई. नंबर 1 कि पुलिस के पास अगर कोई भी ऐसा कपल आता है, कोई भी ऐसा पर्सन आता है तो और वो बोलता है कि मैं अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो पुलिस उनको हैरास नहीं कर सकती. NGOs की लिस्ट बनाई जाएगी, NGOs उनको प्रोटेक्ट करेंगे, इनको हेल्प करेंगे. इनके अगेंस्ट कोई भी अगर ऑफेंस होता है तो NGOs एंड पुलिस कोऑर्डिनेट कर इनकी हेल्प करेंगे. एंड कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट को कि आपको लॉज लेकर आने चाहिए LGBTQIA कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए. What is section 377 of the IPC? Unnatural offences. Whoever voluntarily has carnal intercourse, that is sexual intercourse, against the order of nature with any man. Please note, against the order of nature क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Against the order of nature with any man, woman और एनिमल शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. मतलब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन. ठीक है ना? यहाँ पे जो नोट करना है वो क्या है? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर. अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ
नेचर को इन्होंने क्या कहा कि जो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है वो ऑफेंस है, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है, पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द कार्नल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन, राइट। तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर इज एन ऑफेंस, तो जो LGBTQIA कम्युनिटी है, ठीक है ना, इनके जो रिलेशंस है अंडर सेक्शन 377 ओनली दे वर सेट इट वाज हेल्ड टू बी अ क्राइम, क्या हेल्ड किया गया था, क्राइम, बट नो मोर बिकॉज देयर इज अ जजमेंट which is held that this section is unconstitutional. So we are going to study all the landmark judgments, the important ones, that how this happened, right? So now you know what is section 377 of IPC, okay. The number one landmark judgment related to section 377 is that of Nas Foundation versus Government of NCT of Delhi, where the constitutional validity of section 377 of the Indian Penal Code was called into question. ये पूछा गया था क्या सेक्शन 377 कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये क्वेश्चन डाला गया था इस जजमेंट, इस केस के अंदर। कोर्ट ने क्या कहा, द हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट सेक्शन 377 ऑफ द IPC in so far as it criminalized consensual sexual act, मतलब with consent sexual act between adults in private was unconstitutional. उन्होंने अब तो कोर्ट ने क्या कहा कि अगर दो एडल्ट्स हैं वो विद कंसेंट सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं इन प्राइवेट एंड उसको क्रिमिनलाइज करना, उसको क्राइम का नाम देना, उसको क्रिमिनलाइज करके उनको पनिश करना ये गलत है। सो जो सेक्शन 377 है टू दिस एक्सटेंट, जहाँ पे ये वाली चीज़ बोली गई है टू दिस एक्सटेंट, वो इट इज़ हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दोबारा पढ़ते हैं, the High Court declared that Section 377 of IPC, in so far as it criminalized consensual sexual acts of adults in private, were violative of Article 21, 14, 15 of the Constitution. ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो दो लोग प्राइवेट में कर रहे हैं, विद कंसेंट कर रहे हैं, आप उसे क्राइम नहीं मान सकते जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी जो है वो उसको ठीक नहीं मानती है, राइट। द अफोरसेड डिसीजन वॉज टेकन ऑन अपील बिफोर द, तो इसमें इस केस में अपील हुई, मतलब हाई कोर्ट के बाद जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो चैलेंज हुआ कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। Honorable Supreme Court in Suresh Kumar Kaushal versus Nas Foundation and the decision of the Delhi High Court was reversed. ये डिसीजन रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा कर दिया इस डिसीजन को। आगे क्या हुआ वो देखते हैं। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्या हुआ, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड अ ग्रीवियंस ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हु क्लेम्ड अ लीगल डिक्लेरेशन दैट नॉन रिकॉग्निशन ऑफ their gender identity that the one assigned to them at birth as male or female violated their rights under Article 1421 of the Constitution. वो कहते हैं हमारी जेंडर आइडेंटिटी तो करो, हम कहीं पे भी फॉर्म भरने जाते हैं तो मेल फीमेल आ जाता है, ट्रांसजेंडर की तो ऑप्शन ही नहीं है। वी ऑल्सो एग्जिस्ट एंड वी शुड बी गिवन आइडेंटिटी, हमारी भी एक अलग से आइडेंटिटी होनी चाहिए। दिस केस रूल्ड दैट ट्रांसजेंडर, नाउ व्हाट इट रूल्ड, दिस केस रूल्ड दैट ट्रांसजेंडर टू बी कंसिडर्ड एज third gender and gave them a legal identification by stating that they must be treated equally and granted all the fundamental rights which they were deprived of. तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में थर्ड जेंडर आइडेंटिफाई किया गया, वो कि ट्रांसजेंडर्स आइडेंटिफाई किए गए, राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑन 6 September 2018 gave its verdict declaring section 377 as unconstitutional, unreasonable, irrational and arbitrary. What was excluded from the preview, अब ये नहीं कि पूरा सेक्शन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये पढ़ो अच्छे से। What was excluded from the preview of this section was consensual sexual intercourse between the same sex people only if they are adults. Now नंबर 1 क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, वो एडल्ट होने चाहिए, ठीक है ना, सेम सेक्स के पीपल हैं, only if they are adults, minors excluded, who have attained the age of majority and are capable of making sound and informed decisions on their own for themselves. मतलब दोनों वो adults होने चाहिए और consent होना चाहिए, then section 377 is not applicable to them. ये किस में डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट में, किस में, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो ये है लैंडमार्क जजमेंट्स,
right? So guys, please, whenever you see any editorial in the Hindu or the Indian Express, read, बिकॉज इतनी सारी जजमेंट्स आपको मिलेंगी, आपको रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सारी जजमेंट्स आपको निकाल के दी हुई हैं, उनको पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ, बिकॉज यही वाली जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट, यही वाली जजमेंट में से क्वेश्चंस उठा के बना दिया जाता है कि ओके विच वाज द जजमेंट जिसके अंदर थर्ड जेंडर आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कौन सी जजमेंट थी जिसमें सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब a bench of Justices Indira Banerjee and M.R. Shah agreed to the Union government's plea to stop the criminal trial and other proceedings against Salvatore Girone and Massimiliano Latorre. Now, in the coming slides, I'm going to call them S&M, right? Detailed on vessel Enrica Lexi following a decision of the International Tribunal for the Law of the Sea in May last year that the duo would be tried in Italy. स्टोरी क्या है, ये लोग इटालियन शिप पे थे S&M, और इन्होंने सोचा कि सामने से जो बोट आ रही है वो फिशरमैन की थी एक्चुअली, बट उनको लगा कि वो पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे, ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने उनको गोली मार दी एंड दे वर ट्राइड इन इंडिया एंड बहुत कुछ हुआ, हम सारी टाइमलाइन देखेंगे, ठीक है ना. बट अब क्या है, जो इनके अगेंस्ट इंडिया में केस चल रहे थे वो बंद हो गए हैं, ठीक है, दे हैव बीन क्लोज्ड बिकॉज इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी ने कहा कि दे आर गोइंग टू बी ट्राइड इन इटली इटसेल्फ, इटली में ही इनका ट्रायल होगा, right? The court recorded that Italy had transferred rupees 10 crores to India as compensation to the fishermen's family. The families have given their consent. The money has already been transferred to the Supreme Court registry by the Ministry of External Affairs. तो इटली ने 10 करोड़ रुपीस ट्रांसफ़र करे हैं एज कॉम्पनसेशन टू द फैमिलीज़, और फैमिलीज़ भी मान गई हैं, और वो मनी जो है वो फैमिलीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और वो भी कोर्ट ने डिसाइड करा है अपनी जजमेंट में. अब हम देख लेते हैं क्विकली कि स्टोरी क्या है, जल्दी से इसकी टाइमलाइन समझ लेते हैं, इस केस के आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाएगी, राइट. तो क्या होता है, 15 फेब को ये लोग इटालियन मैरीन्स जो थे ये अपने ऑन बोर्ड थे एनरिका लेक्सी अपनी शिप पर, ठीक है, और ये शूट कर देते हैं दो फिशरमैन को जो फिश कर रहे थे, फिशिंग वेसल जो था उनका सेंट एंटनी, ठीक है ना. इन लोगों को लगता है कि ये लोग पायरेट्स हैं, पायरेट्स मतलब समुद्री लुटेरे. जैक स्पैरो वाली मूवी याद है जिसमें वो बड़ा ही अजीब सा हुलिया लेकर, मतलब कितना कूल होता है ना वो, मुझे उसके जैसे कपड़े डालने हैं कभी ज़िंदगी में. या तो उनको लगता है कि ये जैक स्पैरो हैं, बट ये बेचारे दो फिशरमैन थे केरला से, और इनको ये शूट कर देते हैं और इनके अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी जाती है केरला के अंदर ही, ठीक है ना. और जो इनकी शिप होती है वो एंकर कर दी जाती है कोची पोर्ट पे, ठीक है ना. 19 फेब को इटालियन मैरीन्स अरेस्ट हो जाते हैं. 18 मई को ये लोग केरला पुलिस जो है वो चार्जशीट फाइल कर लेती है, और 29 मई को केरला हाई कोर्ट कह देता है कि हाँ हमारे पास जुरिस्डिक्शन है, इनको इंडियन कोर्ट्स के अंदर ही ट्राई किया जाएगा, ठीक है. फिर इनकी बेल हो जाती है, ठीक है. फिर उसके बाद 20 दिसंबर केरला हाई कोर्ट अलाउज मैरीन्स टू विजिट इटली. 18 जन 2013 को ऐसी ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन बाय NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना, उनको कहती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो एंड ट्रायल इन स्पेशल कोर्ट होगा, ठीक है ना. मतलब केरला से जुरिस्डिक्शन लेके यहाँ पर आ जाती है ये सुप्रीम कोर्ट से. 22 फेब 2013 को सुप्रीम कोर्ट अलाउज मैरीन्स टू विजिट इटली फॉर 4 वीक. तो 11 मार्च 2013 को इटली कहता है कि हम अपने मैरीन्स को इंडिया नहीं भेजेंगे. इस वजह से इंडिया और इटली के रिलेशंस भी बहुत इफेक्ट हो गए थे. बट फिर मैरीन्स इंडिया आते हैं और वो चैलेंज करते हैं, वो पिटिशन फाइल करते हैं चैलेंजिंग इंडियाज जुरिस्डिक्शन ओवर केस, कि इंडिया की जुरिस्डिक्शन नहीं है, इटली की जुरिस्डिक्शन है इसके ऊपर. तो मेजर इशू यही था कि इंडिया की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, राइट. उसके बाद इटली स्टार्ट्स प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इंडिया अंडर UN कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी, ठीक है. UN कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी क्या है वो देखेंगे, बट यहाँ पे इन्होंने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी. इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी प्रिस्क्राइब्स बोथ पार्टीज टू सस्पेंड ऑल कोर्ट प्रोसीडिंग. वो कहते हैं इटली और इंडिया जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही है सब बंद कर दो, यहाँ पे हम देखेंगे. फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहता है ट्रिब्यूनल ऑब्जर्व दैट इंडिया एंड इटली हैड कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन. वो कहते हैं कॉन्करेंट मतलब दोनों की ही जुरिस्डिक्शन बनती है over the incident and a valid legal basis to institute criminal proceedings against the marines, ठीक है ना. दोनों की jurisdiction बनती है, valid legal basis है जिसके दोनों ही ट्राई कर सकते हैं, बट दोनों तो नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. It was observed
that the immunities enjoyed by the Marines as state officials. अब ये जो SNM थे ये state officials हैं, naval officers थे, ये Italian armed forces के बंदे थे हैं, मतलब operate as an exception to the jurisdiction, मतलब exception है, वैसे तो इंडिया की jurisdiction बनती है completely, but exception क्या है कि जो SNM है ये Italian armed forces के forces को belong करते हैं, state officials हैं, तो operate as an exception to the jurisdiction of the Indian courts and hence preclude them to judge the Marines. ठीक है, तो वो नहीं कर सकते. Therefore, the court ordered that the Marines will not be tried in India and will face criminal proceedings in Italy. ये डिसाइड किया जाता है. The tribunal did find, however, that Italy had acted in breach of Article 87 Clause 1 Subclause A and Article 90 of the UNCLOS by interfering with the freedom and right of navigation of the Indian vessel Saint Anthony. वो कहते हैं कि इनकी राइट तो वायलेट हुई है, ब्रीच तो किया है इटली ने. तो हम देखते हैं आर्टिकल 87 क्या कहता है. आर्टिकल 87 कहता है फ्रीडम ऑफ हाई सीज. द हाई सीज आर ओपन टू ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंडलॉक, चाहे वो कोस्ट के साथ साथ हैं. हम जैसे ये वाली जो इंडिया की अगर मैप बनाए, ये वाली स्टेट्स क्या हैं, कोस्ट के साथ हैं. ठीक है ना, मतलब कुछ कंट्रीज लैंडलॉक भी होती हैं. ठीक है, उनके पास कोस्टल एरिया होता ही नहीं है, लैंडलॉक्ड होती हैं वो. ठीक है ना, तो लैंडलॉक मतलब सारा आसपास लैंड ही होना. ठीक है, the coastal or landlocked freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by this convention and by other rules of international law. It comprises inter alia, both for coastal and landlocked states, freedom of navigation, freedom to move in the waters. ठीक है, आर्टिकल 90 क्या है, right of navigation. Every state whether coastal or landlocked has the right to sail ships flying its flag on the high seas. ठीक है ना, वो शिप जो है सेल कर सकता है हाई सीज के अंदर विद इट्स फ्लैग, चाहे वो लैंडलॉक है चाहे वो कोस्टल है. तो ये हमारी जो राइट्स है ये वायलेट करी है इटली ने. As a result of the above violations, the tribunal noted that Italy was liable to compensate India in connection. तो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. तो ₹10 करोड़ की कॉम्पनसेशन फिर डिसाइड करी गई एंड वो अब मिल गई है. तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी क्या है, जिसे UNCLOS भी कहा जा रहा है. इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. इसका एब्रीविएशन फॉर्म आ सकता है, क्या है ये हम पढ़ रहे हैं. UNCLOS is also known as the Law of the Sea Convention or the Law of the Sea Treaty that defines the rights and responsibilities of nations towards the use of world's oceans. ठीक है ना, वर्ल्ड का जो ओशंस हैं उनकी टुवर्ड्स जो उनकी राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे राइट टू नेविगेशन, ये सारी राइट्स डिफाइन करी हुई हैं. ठीक है ना, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी लेज डाउन अ कॉम्प्रिहेंसिव रिजीम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड्स ओशंस एंड सीज, एस्टैब्लिशिंग रूल्स गवर्निंग ऑल यूजर्स ऑफ द ओशंस एंड देयर रिसोर्सेज. ठीक है ना, सारा लॉ ले डाउन करते हैं. इट इंश्राइंस द नोशन दैट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ ओशन स्पेस आर क्लोजली इंटररिलेटेड एंड नीड टू बी एड्रेस्ड एज अ होल. ठीक है ना, जो ओशन की स्पेस की प्रॉब्लम्स हैं वो क्लोजली इंटररिलेटेड हैं एंड नीड टू बी एड्रेस्ड एज अ होल. Right. International Tribunal on the Law of the Sea. The International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS भी जिसे कहते हैं, again important, please make a note of it, is an independent judicial body established by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. मतलब यही इसकी के थ्रू ये बनाया गया है. Has jurisdiction over any dispute concerning the interpretation or application of the convention and over all matters specifically provided for in any other agreement with confers jurisdiction on the tribunal. ठीक है ना, किसी का application of convention, ये वाले convention की application की बात हो तो ये tribunal के पास जाते हैं, या फिर किसी ने contract में agreement में specifically mention किया हो कि अगर हमारा कोई dispute हो जाएगा तो हम इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन द लॉ ऑफ द सी के पास जाएंगे, तो भी इनकी जुरिस्डिक्शन बनती है. जुरिस्डिक्शन मतलब इनके पास केस आएगा. अब retired IAS officer Anup Chandra Pandey took charge as election commissioner. Again important, right? Please make a note of it. Who is the chief election commissioner of India? Shri Sushil Chandra. So guys, that's it for today's video. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना. याद रखना कि जितने भी वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट PDFs हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करती हूँ फॉर फ्री. वो डाउनलोड करो, स्टडी करो. अगर आप लॉयर हो, लॉ स्टूडेंट हो, आप LLM की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स देखो. अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC कर रहे हो, तब भी इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू दोज डॉक्यूमेंट्स. एंड अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हो, वीकली लीगल करंट अफेयर्स जो राउंड अप्स किए हुए हैं मैंने, तो उसके सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. डू चेक दैट आउट. सो या दैट्स इट. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. लॉगिडी साइनिंग ऑफ. टिल देन, यू टेक केयर. बाय बाय.